गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 15 में आर्थिक उदारीकरण का दूसरा बिंदु, निजीकरण। अब देखिए, निजीकरण जो है, उद्योगों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। देश की आर्थिक स्थिति कमजोर थी 1990 के दशक में। तो पहली बात तो निजीकरण पॉइंट की परिभाषा महत्वपूर्ण होती है कि अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया को निजीकरण कहलाती है। तो जो वृद्धि करती है, किसी प्रकार से निजी क्षेत्र अधिक से अधिक बढ़ते हैं, उसको हम निजीकरण कहते हैं। यहाँ इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को घटाया गया कि जो सरकार के द्वारा उद्योग संचालित थे उनको कम किया गया और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। तो हमारी जो ये आर्थिक नीतियां हैं, इस निजीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित की गई। हमारे निजी क्षेत्रों को विस्तार किया गया, उनको बढ़ाया गया। तो हमारी जो परंपरागत तौर तरीके थे उनको हटा करके सार्वजनिक और राज्य संपत्तियों को निजी स्वामित्व और नियंत्रण में देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई 1990 के दशक में। तो ये विस्तार से बताया है। देखिए बच्चों, कि हमारी आज़ादी के बाद 1990 के दशक में जो औद्योगिक नीतियां, अनेक उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया था और अनेक उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई कि सरकार उनको लाइसेंस देगी और वो अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपने उस उद्योग को संचालित करेंगे, जिससे व्यापार में बढ़ावा होगा, वस्तुएं बनाई जाएगी, विदेशी व्यापार बढ़ेगा और विदेशी व्यापार बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमारे सार्वजनिक क्षेत्र को घटाया गया और जो उद्यम सरकार पर बोझ बन गए थे कि सार्वजनिक उद्योगों को चलाना मुश्किल होता है, तो सरकार ने उन उद्योगों को निजी क्षेत्र में दे दिया गया। और निजी क्षेत्र में 1991 में जो औद्योगिक लाइसेंस दिए गए, उन औद्योगिक लाइसेंसों से ही सरकार निश्चित हो गई और सार्वजनिक क्षेत्र का बोझ कम हो गया। तो ये कहते हैं कि उस समय 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या में भारी कमी कर दी गई और निजी क्षेत्र के विकास के नए द्वार खोल दिए गए। तो हमारी अर्थव्यवस्था को मुक्त प्रवाह के रूप में खोला गया। तो देखिए कि हमारे निजीकरण के अंतर्गत जो बताया गया है, जो विनिवेश किया गया। देखिए, यहाँ दो परिभाषाएं आपके समक्ष आएगी, निवेश और विनिवेश। तो बच्चों, निवेश तो उसे कहा जाता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय कंपनी के द्वारा लगाया गया धन निवेश कहलाता है। लेकिन विनिवेश कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा परिसंपत्तियों पर लगाया गया धन विनिवेश कहलाता है। तो बच्चों, इन दोनों परिभाषाओं को आप क्लियर कीजिएगा। निवेश का मतलब राष्ट्रीय कंपनी के द्वारा लगाया गया परिसंपत्तियों पर धन निवेश कहलाता है। विनिवेश का मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा देश की परिसंपत्तियों पर लगाया गया धन विनिवेश कहलाता है। तो यहाँ सरकारी क्षेत्र में विनिवेश होने लग गया, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आने लग गई। तो इसका शुद्ध रूप में विनिवेश संपदाओं के तरलीकरण की क्रिया है, लेकिन सामान्य तौर पर इसका अर्थ राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्यमों में अपना अंश निजी क्षेत्र को बेच देने से है। इसमें जो सरकार के द्वारा उद्योग संचालित थे उनको अब निजी क्षेत्र का अंश दे दिया गया, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे दिया गया। ऐसा ही हमारे 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें सरकार के राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने के लिए सहायता मिली। सहायता इसलिए मिली क्योंकि सरकार लाइसेंस जारी करने लगी, तो लाइसेंस के बदले सरकार कुछ उद्योगों की मान्यता के लिए रकम लेने लग गई और रकम लेने से सरकार के पास आमदनी होने लग गई। तो इस प्रकार निजीकरण के कारण देश के राजकोषीय खजाने में अनुशासन स्थापित हो गया। अब किसी प्रकार से खजाने में कमी नहीं थी। तो हमारी अर्थव्यवस्था की जो प्रतिस्पर्धा थी विदेशों से,
उसमें शक्ति आई और सुधार होने लग गए। ये है निजीकरण की टिप्पणी। फिर चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण। अब देखिए, घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार का संचालित होता है, उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो इसकी 2-3 परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई गई है जब पढ़ाया गया है। अब रिवीजन देखिए, रिवीजन में मुख्य बातें आती है। एक तो परिभाषा वैश्वीकरण की, वैश्वीकरण की परिभाषा को जानना जरूरी है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। ये मुख्य बात, पहली परिभाषा। तो वैश्वीकरण से आर्थिक खुलेपन तथा देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होती है। और वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम जो होते हैं, जैसे पूंजी, धन, श्रम, ये आयाम होते हैं। तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह होने लग गया। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में ये बातें, ये लाइनें महत्वपूर्ण है कि विभिन्न आयामों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, सेवाओं का भी मुक्त प्रवाह, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, निर्बाध का अर्थ है बिना रोक टोक के, और समेकित वित्तीय बाजार, उनमें किसी प्रकार से रोक टोक नहीं। श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, श्रम का मतलब मजदूर। अब मजदूर कहीं से भी लिए जा सकते थे, ये कोई जरूरी नहीं कि सरकार उद्योगों को बताए वो मजदूरी ले, अपनी इच्छा से कहीं से भी मजदूर ले सकते हैं उद्योग। प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रभाव होने लग गया। प्रौद्योगिकी कहलाती है जो नई तकनीकी, नई तकनीकी अब उद्योग अपनी स्वतंत्रता से कहीं से भी खरीद सकते थे। और ज्ञान का प्रसार आदि सम्मिलित है कि अब उद्योग अपने ज्ञान की टेक्निक या तकनीकी विदेशों से भी प्राप्त कर सकते थे। ये दिया गया वैश्वीकरण के बारे में। तो वैश्वीकरण भी 1991 में अपनाया गया। मुख्य बात, वैश्वीकरण को क्यों अपनाया गया? क्योंकि वैश्वीकरण के बिना हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, हमारे यहाँ खजाने में कमी हो गई थी। तो देखिए, आजादी के बाद विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश व अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे कि आजादी के बाद हमारे देश में कोई भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में नहीं आएगी। दूसरी बात, अनेक चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए जिसके कारण हमारे देश के पास आमदनी नहीं रही। घरेलू उत्पादों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया। और वर्ष 1991 में सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादों के लिए विश्व के उत्पादों से प्रतियोगिता करने का समय आ गया है। क्योंकि भारत को पहले डर था, भारत के उद्योगों किसी प्रकार से फल फूल सके। अगर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हम आजादी के समय रखते तो हमारे उद्योग विकसित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भारत के उद्योगों के पास अच्छी तकनीक नहीं थी। और अगर विदेशी उद्योग यहाँ स्थापित हो जाते तो उनके पास अच्छी तकनीक थी, तो भारत के उद्योग कभी भी जो है विकास नहीं कर पाते। तो सरकार को लगने लग गया था कि हमारे उद्योग विकसित हो गए हैं, अब हमें विश्व की प्रतिस्पर्धा में इन उद्योगों को खुली आजादी प्रदान कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार जो ये प्रतियोगिता चल रही थी, प्रतिस्पर्धा, अब उद्यमों यानी उद्योगों के निष्पादकता तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत में विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर से प्रतिबंधों को काफी सीमा तक हटा दिया गया। कहा जाता है कि वैश्वीकरण के साथ साथ उदारीकरण नीति भी अपनाई सरकार ने। उदारीकरण नीति में क्या हुआ कि अब विदेशी जो व्यापार था, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, और विदेशी निवेश, जिसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ भारत में कारखाने लगाने लग गई। जैसे आपने सुना होगा फोर्ड मोटर्स। अब फोर्ड मोटर्स 1991 में जैसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अवसर मिला, भारत ने सब व्यापार निश्चित कर दिए गए, विदेशी कंपनियों को भी भारत में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो 1995 में जहां फोर्ड मोटर्स चेन्नई में कारखाना लगाया, सबसे तेज गति से चलने वाली गाड़ी, तो फोर्ड मोटर्स भी भारत में स्थापित हो गई और यहाँ भारत में निवेश किया उसने।
यहाँ भूमि खरीदी, कारखाना लगाया, लोगों को रोजगार दिया। इस प्रकार भारत में आमदनी होने लग गई। व्यापार अवरोधों को हटाकर आयातों का उदारीकरण किया गया, क्योंकि पहले जो व्यापार पर अवरोध लगाए गए थे उनको हटा करके उदारीकरण नीति अपनाई गई। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो 3 आर्थिक सुधार हुए, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार हमारे अधिकांश वस्तुएं स्वतंत्र व्यापार में अनुमति दे दी गई कि जो उद्योग जो वस्तुएं बना रहे हैं वो विदेशी व्यापार में स्वतंत्र रहकर अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में प्रवेश करने लग गई। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। ये एक अपनी आप में एक परिभाषा है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो कि एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण का स्वामित्व रखती है। बच्चों ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती हो, जिसका नियंत्रण भी होता है उत्पादन करने में और स्वामित्व भी रखती है, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ऐसी एक और परिभाषा बनती है यहाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। ये तो एक वचन की परिभाषा हुई बहुराष्ट्रीय कंपनी की। अब बहुवचन की परिभाषा भी कई बार पूछा गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो बच्चों उसकी भी परिभाषा हमें बनानी पड़ती है। ऐसी कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। आप लिख सकते हैं, ऐसी कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है। सरल परिभाषा यही है कि ऐसी कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं पर नियंत्रण, या तो वस्तुओं या सेवाएं बोल सकते हैं, या उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। दैट्स ऑल। ये आपकी क्लियर हो गई है परिभाषा। अब मुख्य बात आती है कि इसके साथ ही हमारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में भी विकास हुआ। सूचना एवं संचार, जिसमें आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर वैश्वीकरण की ही देन है, जो 1991 में हमारे भारत में कंप्यूटर को अपनाया गया। तो कंप्यूटर विदेशी तकनीक थी, फिर हमने इसमें धीरे धीरे अपने देश में भी कंप्यूटर की खोज कर ली और देश में भी कंप्यूटर बनाया जाने लगा। यह है वैश्वीकरण के बारे में विस्तार से वर्णन। अब दिया है आपके विश्व व्यापार संगठन। देखिए इसको WTO भी कहा जाता है। 1 जनवरी 1995 को जहां विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन यह संस्था है किसकी? विश्व बैंक की। विश्व बैंक के द्वारा ही बनाई गई ये संस्था विश्व व्यापार संगठन है, और इन राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों के निर्धारण एवं नियमन का कार्य करता है। यह बहुपक्षीय व्यापार समझौते के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। यह अपने सदस्य राष्ट्रों को व्यापार समझौतों का विचार विमर्श के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है। कहते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गई जनवरी 1995 को। भारत भी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। विकसित राष्ट्र इसके सदस्य बने हुए थे। इस प्रकार इसमें लगभग 150 देश सम्मिलित हैं जो इस संगठन में सम्मिलित हैं। तो एक तरह से एक दूसरे की मदद करने के लिए इस संस्था में सदस्य बनने लग गए सभी देश। यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी विवादों के निपटारे का कार्य भी करता है कि अगर किसी देश के बीच विदेशी व्यापार में कोई भी किसी प्रकार से विवाद हो जाता है तो उनका समाधान भी विश्व व्यापार संगठन संस्था ही करती है। इस प्रकार हमें विश्व व्यापार संगठन का भी एक पॉइंट है जो आपके बार बार बोर्ड में पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट दिया है स्वदेशी की अवधारणा। आप राष्ट्रीय आंदोलनों में पढ़े होंगे कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो।
तो ये एक हमारे राष्ट्र के लिए स्वाभिमान और अपने देशभक्ति के लिए प्रमुख स्वेच्छा से अपनी देशभक्ति के लिए एक शब्द है स्वदेशी। और स्वदेशी के बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी बच्चों। तो जो बताया गया है उनको गहनता से पढ़िए और दिमाग में उतारिए। जो नहीं समझ में आता है वो क्लियरिटी आप लाइनों से देख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी समझने वाली लाइन नहीं है जो आपके समझ में नहीं आए। थैंक यू, धन्यवाद।